एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 9 की मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, विच इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके, सो इसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया था एंड इस चैप्टर में जितने भी एक्सियोम थे, पोस्टुलेट थे, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे एंड इसमें एक थ्योरम भी थी, तो वो हमने पढ़ी थी एंड इसको प्रूफ भी किया था। ओके, तो नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.1 शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है एंड हमारा जो भी आंसर होगा हमें उसका रीजन भी देना है कि ये ऐसा क्यों है। ओके, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या हम केवल एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकते हैं? क्या सब पॉसिबल है? केवल एक ही लाइन पास होगी इससे? देखिए अगर हम इससे एक लाइन पास करें तो एक हो गई, अगर मैं इससे दूसरी कराऊंगी तो दूसरी भी हो रही है, ठीक है, तीसरी भी हो जाएगी, ऐसे चौथी भी हो जाएगी, पांचवी भी हो जाएगी, छठवीं भी हो जाएगी, ऐसे मेरे पास मतलब मैं इनफाइनाइट लाइन इस तरीके से पास करा सकती हूँ। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, एज इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओके, नाउ पार्ट टू क्या कह रहा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये उल्टा कह रहा है, उल्टा मतलब क्या, जैसे कि मेरे पास वो बोल रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, क्या इनसे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करा सकती हूँ? तो देखिए मैं इससे एक लाइन पास करा सकती हूँ, ये रही एक लाइन, ठीक है, एक लाइन है। दूसरी लाइन क्या इससे पास होगी? दूसरी लाइन चलो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं इससे पास कराना चाहूँ तो इससे तो पास हो जाएगी, लेकिन ये दूसरा पॉइंट इसमें नहीं इंक्लूड हो रहा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इससे भी पास कराना चाहूँ तो इससे हो गई, बट इससे नहीं हुई, ठीक है। तो सेम लाइन हम जो है ना अलग अलग पॉइंट से पास नहीं करा सकते, केवल और केवल एक ही लाइन होगी जो इन दोनों अलग अलग पॉइंट से पास होगी, ठीक है। सो द आंसर इज फॉल्स, ठीक है। एंड ये हमारा एक्सियोम नंबर 5.1 भी था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था क्या था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम, ठीक है। केवल और केवल यूनिक लाइन ही होगी, अगर दो अलग पॉइंट हैं उनसे पास कराएंगे तो केवल और केवल एक यूनिक लाइन ही पास होगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड। बोल रहा है कि एक लाइन है, क्या हम उसको इनफाइनाइट दोनों साइड बढ़ा सकते हैं? तो देखिए ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन को क्या मैं इस तरफ बढ़ा सकती हूँ? ऑब्वियस बढ़ा सकती हूँ, बढ़ा दी मैंने, लो। इस तरह भी बढ़ा सकती हूँ, इस बढ़ा सकती हूँ। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, वी कैन प्रोसीड लाइंस फॉर बोथ साइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ओके, सो सी मेरे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, दो दो सर्कल है, एक ये रेड वाला सर्कल है, इसकी मेरे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर का ये सर्कल है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ ना, इसी के ऊपर मुझे एक और सर्कल बनाती हूँ, एक और सर्कल ये है ऑरेंज कलर वाला, ठीक है, ये इसको क्या है, कोइंसाइड कर रहा है एंड इसकी भी रेडियाई जो है ना, अगर कोइंसाइड कर रहा है तो इसकी भी रेडियाई कितनी होगी, ऑरेंज वाले की भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, सी रेडियाई इक्वल निकल के आई ना, ठीक है। तो क्या है, इसका आंसर है हमारा ट्रू। इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर सेंटर सेंटर भी इक्वल होगा एंड इसका सरकमफेरेंस भी क्या होगा, कॉन्साइड करेगा, सर्कल भी कॉन्साइड कर रहा है एंड सर्कमफेरेंस भी कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो हेंस रेडियाई इज आल्सो बी इक्वल। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई है। सो देखिए इन फिगर, इस फिगर में क्या है, हमें ए बी गिवन है, पी क्यू गिवन है, एक्स वाई गिवन है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, वो बोल रहा है ए बी जो है ना हमारा किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है। ओके, ठीक है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा? यस ऑफकोर्स होगा। एंड ये हमारा एक्सियोम भी था, एक्सियोम नंबर 1, ठीक है, एक्सियोम नंबर 1 भी था, सो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। एंड एक्सियोम नंबर 1 हमारा क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। एंड ये एक्सियोम मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाया भी है किस तरीके से है।
So please go and watch that video also. Okay. Now question number second पर move on करते हैं. Question number second में हमें क्या है, कुछ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम. ओके. सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है, कुछ डेफिनेशंस पूछी गई है, टर्म्स गिवन है, उन टर्म्स की हमें क्या है, डेफिनेशन पूछी गई है. ठीक है. एंड पूछा है क्या ये जो भी टर्म्स हैं इनको डिफाइन करने के लिए क्या हमें कोई और चीज भी डिफाइन करनी पड़ेगी. ठीक है. अगर वो चीज डिफाइन करनी पड़ेगी तो वो सारी की सारी चीजें कौन सी हैं जिनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा. ओके. सो देखिए, हम सबसे पहले जो टर्म गिवन है उनको डिफाइन कर लेते हैं. ओके. तो देखिए, पहले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. अब देखिए, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये होती हैं इस तरीके से दिखती हैं कुछ हमारी पैरेलल लाइंस. ठीक है. इस तरीके से दिखती हैं. एंड ये इसी तरीके से जो है कंटिन्यू करेंगे इन्फिनिटी तक. ठीक है. इट विल नॉट डाइवर्ट फ्रॉम देयर पाथ. ठीक है. इट इज गोइंग लाइक दिस ओनली. इट विल गो लाइक दिस. नाउ सी, इसमें क्या है, इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो दो पैरेलल लाइन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, कांस्टेंट है. कांस्टेंट, ये ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा. जितना इधर है, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा. ठीक है. ये लाइंस होती है हमारी, पैरेलल लाइंस होती हैं. अब इनका जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये कांस्टेंट है, ना कम होगा ना ज्यादा होगा. तो ना तो ये डाइवर्ट होंगी ना ही ये इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है. तो ये जो है ना, कभी भी पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. ओके. सो ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं. अब इनको लिखेंगे कैसे. सी, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है. ये कभी भी क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. एंड आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होती है ये कैसी होती है, कांस्टेंट होती है. एंड ये पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, ये डिस्टेंस. ठीक है. एंड पैरेलल लाइंस कैन बी 2 और मोर लाइंस. लेकिन ये लाइंस कितनी भी हो सकते हैं. सपोज ये 2 लाइन है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं. पैरेलल लाइंस कितनी भी हो सकती हैं. ओके. सो ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में है, सेकंड पार्ट पूछ रहा है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं. अब देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है. ठीक है. कुछ इस तरीके से दिखती हैं. ये परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती हैं, ये दो लाइंस जब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. देखिए, ये 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है. तो ये होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन. ओके. तो देखिए, अब इसको कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन एट राइट एंगल. ठीक है. एंड देन द लाइन्स आर सेड टू बी द परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. इसीलिए इनको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही थर्ड पार्ट पूछ रहा है, लाइन सेगमेंट. अच्छा, लाइन सेगमेंट में हमें देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए लाइन क्या होता है. लाइन, लाइन है हमारी ये रही लाइन. ठीक है. ये लाइन मैं कितनी भी बढ़ा सकती हूँ. ठीक है. कितनी भी लंबी हो सकती है. लाइन को इस तरीके से हम दिखाते हैं. ठीक है. ये लाइन कितनी भी हो सकती है. लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, सपोज इसी लाइन का मुझे छोटा सा पार्ट लेना है. एंड दिस इज ए बी. एंड दिस इज आई थिंक 3 सेंटीमीटर. लेट इट इज 3 सेंटीमीटर. सो दिस इज द लाइन सेगमेंट. ठीक है. एंड इट इज फिक्स्ड. द एंड इज फिक्स्ड फॉर दिस लाइन सेगमेंट. ठीक है. पॉइंट्स है ना वो फिक्स्ड हैं. तो इनके एंड पॉइंट फिक्स्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है ना 3 सेंटीमीटर की ही रहेगी, ना तो इससे ज्यादा की हो सकती है ना कम की. ठीक है. बट लाइन जो है ना वो कितनी भी हम बढ़ा सकते हैं. ठीक है. बट लाइन सेगमेंट जो है ना एक लाइन का ही पार्ट होती है, एक छोटा सा पार्ट. ठीक है, लाइन सेगमेंट. तो देखिए, लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स, दैट इज अ लाइन सेगमेंट. ठीक है. तो एक लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होती है जिसके दो क्या है, एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट. इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड और प्रोसीडेड, इट हैज डेफिनेट लेंथ. ठीक है. इसके 3 सेंटीमीटर की अगर ये लाइन सेगमेंट है तो ये लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर की ही रहेगी. ठीक. इसको हम आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं. ओके. नो सी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही हमारा फोर्थ पार्ट है, रेडियस ऑफ अ सर्कल. अब हम सबको पता है, देखिए हमारा जो सर्कल होता है ऐसा दिखता है. इसके बीच में एक सेंटर होता है. एंड सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. तो बस यही हम लिख देंगे.
तो देखिए, अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर। सर्कमफेरेंस से ड्रॉ की गई कोई भी लाइन सेंटर तक की वो क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही हमारा फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर। अभी देखिए, स्क्वायर हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसकी फोर साइड्स जो होती है ना, वो क्या होती है, हमारी इक्वल इक्वल होती हैं। एंड इसके कॉर्नर्स पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये सारे का सारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, कुछ इस तरीके से। एंड अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है, एंड स्क्वायर हमारा क्या है, एक तरीके से हम इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं एंड 4 एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। उस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर सेट टू बी इक्वल। ठीक है, चारों साइड इक्वल होती हैं, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, एंड इट्स इंटरनल एंगल इज एट राइट एंगल, और इसके इंटरनल एंगल राइट एंगल होते हैं। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, इंटरनल एंगल इज एट राइट एंगल, बिकॉज हमारी चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है। ठीक है, रोम्बस की भी इक्वल होती है, लेकिन उसके इंटरनल एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप इतना लिख कर आओगे तो थोड़ा-सा गलत होगा। सो इसको इंटरनल एंगल्स वाला लाइन जो है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है इसको लिखना। नाउ सी, अब इसमें इन्होंने हमसे पूछा था कि इसमें हमें कौन-कौन सी टर्म्स हैं जो आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है? तो देखिए, इसमें क्या है, हमें देखिए डिफाइन करने के लिए, यस वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द टर्म्स लाइक पॉइंट। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या है, तभी तो हम बता पाएँगे ना आगे। ठीक है, एंड लाइन पता होना चाहिए, तभी तो हम लाइन सेगमेंट के बारे में बता पाएँगे। रे पता होना चाहिए, सर्कल पता होना चाहिए, तभी हम रेडियस के बारे में बता पाएँगे, एंगल्स पता होने चाहिए। ठीक है? तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता होना चाहिए। उसके उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। ठीक है, तो हम क्या है, इसमें बोल रहा है कि हमें दो पोस्टुलेट गिवन है। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए एंड बी, तो हमने ठीक है ले लिया, एक ए ये रहा पॉइंट, एक बी ये रहा पॉइंट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट और है सी। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, ए ये लाइन है या नहीं हमें उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस जितना, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, इक्वल डिस्टेंस है बिटवीन में। ठीक है, नाउ सी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो अभी वो बोल रहा है फिर से 3 पॉइंट्स हैं जो कि सेम लाइन में नहीं है। तो अगर ए इधर है, ठीक है, एंड बी सपोज मेरा इधर है, सी मैंने मान लिया इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बोल रहा है। तो पहले पोस्टुलेट से हमारा ये वाला डायग्राम बन के आया, दूसरे पोस्टुलेट से हमारा ये वाला डायग्राम बन के आया। नाउ कह क्या रहा है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो देखिए, क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, यस ऑफ कोर्स है। ठीक है, अनडिफाइंड टर्म है, देखिए कैसे है, इसमें सेवरल अनडिफाइंड टर्म है कि उसने ना तो हमें पॉइंट बताया, ना ही लाइन बताया। ठीक है, बताया नहीं बताया, उन्होंने बोला कि दो डिस्टेंट पॉइंट है, लेकिन पॉइंट को डिफाइन किया नहीं, डिफाइन किया। ठीक है, अब उसने यहाँ बताया कि सेम लाइन पर नहीं है, बट लाइन लाइन यहाँ पर कैसी है, हमारी अनडिफाइंड टर्म है, लाइन उसने डिफाइन नहीं की। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। सो देखिए, ये क्या है, यस ये कंसिस्टेंट है, बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन। इन दोनों सिचुएशन ये जो है ना, ये अलग अलग है। एक में बोल रहा है कि तीनों एक ही पर लाई करते हैं। ठीक है, तीनों जो है ना एक लाइन में लाई कर रहे हैं। एक में बोल रहा है कि तीनों का जो पॉइंट है वो अलग 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 रखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक लाइन में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को बोल रहे हैं। नाउ सी, आगे क्या बोल रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन। क्या ये कोई भी यूक्लिड पोस्टुलेट फॉलो करते हैं क्या, ये पूछ रहा है। तो देखिए,
ये यूक्लिड पोस्टुलेट फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, बट ये हमारा एक्सियोम नंबर 5.1 था, उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक्सियोम नंबर 5.1। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB, explain by drawing the figure। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या कह रहा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। तो ए एंड बी मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक ए है, एक बी है, एंड पॉइंट सी जो है ना इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये है मेरा पॉइंट सी। ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये रहा पॉइंट सी। ओके, नाउ ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है हम लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है हमारा, ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, सो टू प्रूफ हमें क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो हम लिखते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब मैं क्या करूंगी ना, देखिए मुझे यहाँ पर ए बी के साथ हाफ चाहिए, यानी टू कहाँ आना चाहिए, इसी के साथ। तो मैं अगर इन दोनों तरफ ए सी ऐड कर दूं तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, ऑन एडिंग ए सी बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब ए सी को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, टू ए सी। ठीक है, एंड ए सी में बी सी ऐड करूंगी, यानी ए सी ए रहा, बी सी ए रहा, तो मेरे पास क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ए बी। नाउ अब ए सी इज इक्वल टू, इस टू को मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ए बी अपॉन टू हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा प्रूफ होके आ गया ना, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से ये जो है हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मतलब इसको प्रूफ किया था कि पॉइंट सी जो है ना ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, एंड हमने इसमें डायग्राम क्या बनाया था कि ये हमारी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है पॉइंट सी। ओके, तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये हमने इसमें जो है ना प्रूफ किया था। अब ये जो प्रूफ हमने उसमें किया था ये इसमें हमें क्या है, गिवन है। ओके, तो अभी हम इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एक लाइन सेगमेंट में केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमें सी इज द मिड पॉइंट, क्या है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ए बी। ठीक है, ए बी लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है सी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा, कि ए सी इज इक्वल टू क्या है हमारा, 1/2 ए बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, तो एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमें देखिए क्या गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी है। तो हम क्या करते हैं ना, लेट द लाइन सेगमेंट ए बी हैज टू मिड पॉइंट। हम मानते हैं ए बी को कितने मिड पॉइंट है, टू मिड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट ए बी हैज टू मिड पॉइंट सी
एंड डी। ओके, सी एंड डी दो मिड पॉइंट हमने मान लिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी है तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू भी 1/2 ए बी होगा ना। ठीक है, बिकॉज सी एंड डी दोनों ही मिड पॉइंट है। ठीक है, नाउ इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ना, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो अगर ए सी में से ए डी को माइनस करने पे जीरो आ रहा है, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू क्या है हमारा, ए डी है। यानी सी एंड डी पॉइंट हमारे क्या है, एक ही पॉइंट है। सो therefore it has been proved that C and D are the single point because they coincide, because AC is equal to AD. Okay, so move on to the next question number 6. Okay, question number 6 में क्या कह रहा है, इन फिगर AC is equal to BD। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, AC is equal to क्या है, BD है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ए बी जो है ना वो सी डी के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए, अगर मैं इस ए सी को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरा ए सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए बी प्लस बी सी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू इस बी डी को क्या लिखेंगे, इस बी डी को अगर हम मैं लिखना चाहूंगी तो क्या होगा, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी। ओके, ना अभी क्या है, देखिए यहाँ बी डी, यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो बचेगा क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हैंस प्रूफ्ड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। now see question number 7 है, क्या कह रहा है, axiom number 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो axiom number 5 था उसको universal truth क्यों कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा axiom number 5 क्या था, हमारा axiom number 5 था the whole is always greater than अ पार्ट। ठीक है, यही था हमारा एक्सियोम नंबर 5 कि जो होल है वो हमेशा ही उसके पार्ट से क्या है, बड़ा है। वो बोल रहा है कि इसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा गया है। ठीक है, इसलिए कहा गया है क्योंकि हम कभी भी किसी भी चीज को अगर लेंगे एंड उसके पार्ट करेंगे तो उसके पार्ट हमेशा ही उस पूरी चीज से क्या है, छोटे होंगे, हमेशा ही छोटे होंगे ना। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है। ओके, सो सिंस it is true for anything in any part of the world, this is a universal truth। ठीक है, I hope this is clear guys। So this exercise has been done and thanks for watching। To like, share and subscribe my channel। So take care guys, bye bye।